मर्ज कर दिया गया पोषण मिशन 2.0। 2021 में जब बजट आया था केंद्र सरकार का, अब इसका नाम हो गया है क्या, पोषण मिशन 2.0। हिंदी में भी यही नाम बोलते हैं, पोषण मिशन 2.0। कब किया गया है, 2021 के बजट में। 2021 में जब बजट आया था तब से इसको दोनों को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया। पर भाई मर्ज तो कर दिया गया है, पर हमें इसे डिटेल में पढ़ना है। पोषण अभियान चलाया गया था और पूरक पोषण में क्या क्या पूरक पोषण होते हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें हमें ध्यान में रखना। पूरक पोषण का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप लोग? पूरक पोषण मतलब, पोषण मतलब समझ में है, पोषण मतलब इसकी कमी है ना। पूरक पोषण मतलब हम जो भोजन करते हैं ना, जो चीज लेते हैं, उससे हमें क्या नहीं मिल पाता है। अगर हमारे शरीर में क्या क्या है ना, कैल्शियम है ना, आयरन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब एलिमेंट्स हमारे शरीर में होते हैं। ये सब धातु हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो ये सब की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पूरक पोषण का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, और भाई आप सुने होंगे ना मैग्नीशियम, जैसे अगर सिंपल सी बात है, हमको कोई गैस की बीमारी हो जाती है तो क्या खाते हैं, एंटासिड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एंटासिड है ना, एंटासिड, MgOH ट्वाइस, या दूधिया मैग्नीशियम बोलते हैं इसी को, दूधिया मैग्नीशियम भी नाम लिया जाता है। तो ये सब जीके का पार्ट है, पर बना किससे है, इसी से है। इसको खाने से क्या होता है, आप लोग सुने होंगे, घर में क्या आता है, सोडा का नाम सुने ना, सोडा या जो भी सोडा बनता है उसमें होता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम की कमी हो रही है ना, तभी तो पेट में क्या हो रहा है, गैस बन रहे हैं। तभी क्या हो रहा है, गैस बन रहा है, और गैस बन रहा है इसका ये मतलब है मैग्नीशियम की कमी हो रही है। इसको दूर करेंगे तो उसको मैग्नीशियम लेना पड़ेगा हमें शरीर में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझना होगा। दूसरा है ना, ये प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए ना एक नया स्कीम है ना, एक बोलते हैं इसको है ना, छाता मिशन, अम्ब्रेला मिशन नाम दिया गया है इसको, अम्ब्रेला मिशन, ठीक है। मैं बताऊंगा पूरा अम्ब्रेला मिशन। अम्ब्रेला मिशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक ही छत के नीचे सभी चीजों को मुहैया कराना, एक ही छत के नीचे क्या कराना, सभी चीजों को मुहैया कराना। तो क्या क्या देंगे, मातृत्व योजना, सखी वगैरह, सुरक्षा वगैरह की बात, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात, बाल संरक्षण की बात, किशोर बालिकाओं के लिए योजना, बाल गृह और कामकाजी महिला है ना, या जो हॉस्टल में जो रह रहे हैं उनके लिए बात किया गया। तो सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार के लगभग 7 योजनाओं को पढ़ना है। मैं चाहूं तो है ना, हम लोग कोशिश करेंगे इसे 2 से 3 क्लास में पूरे डिटेल है ना अध्ययन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राज्य सरकार की लगभग कितनी योजनाएं पढ़ना है, 12। मतलब आपको 12 और 7 कितना हो गया, लगभग 20 योजना पढ़ना है। 19 योजना हो रहा है तो मैंने राउंड फिगर में ले लिया, 2-4 और पढ़ लेना है ना। तो 20 योजनाएं आपको पढ़नी होगी, ठीक है। आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है, ठीक है। अगर हमने ठान लिया करना है तो करना है भैया, बाकी सब अपने जगह में है, ठीक है। ये सब वो योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मतलब जो भी योजना का संबंध है किससे होगा, ये पूरे चीज में हम नाम ही क्या है इसका, महिला एवं क्या है जी, महिला एवं बाल विकास, बस इसी को पकड़ना है, बाल विकास। तो आपको हितग्राही, इसका लाभ किसको मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा। कौन सी महिला, बिल्कुल सही, एक तो गर्भवती महिला है, दूसरा कौन है, शिशुवती है, और कौन है, और धात्री, तो इसी को बोलते हैं ना, शिशुवती, धात्री, जो बच्चे धारण किए हुए हैं धात्री कहलाते। लिख लेना भैया, कई बार ऐसे ही पूछ देता है, धात्री। धात्री का मतलब बच्चे को धारण किया हुआ महिला। एक प्यारा सा फोटो भी आता है आजकल एड में है ना, उन्हीं को धात्री कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे, एक और होता है क्या, किशोरी। एक और होता है क्या, किशोरी। किशोरी मतलब जिनको सुविधाएं मुहैया नहीं मिल पाए, या जो एनीमिया या कुपोषण जैसे समस्याओं से ग्रसित है। यहां उम्र लिया जाता है 11 से 14 वर्ष। 11 से 14 वर्ष की जो किशोरी है ना, तो ये महिला में हितग्राही। बच्चों में कौन है, 0 से 6 वर्ष। बच्चों में किसको लिया जाता है, 0 से 6 वर्ष को लिया जाता है। बस पूरा योजना का लाभ इनको कैसे मिलेगा, यही है हितग्राही। आपको हितग्राही याद करने की जरूरत ही नहीं, अब
पूरा खत्म। इसमें जितना भी योजना है ना, सबका हितग्राही या तो ये होंगे, या तो ये होंगे, या तो ये होंगे, या तो ये होंगे, या तो सभी होंगे। बस इतने में कहानी पूरा खत्म है। ठीक है, तो कोई बड़ा चीज नहीं है, जो भी योजनाएं बनेंगी इन्हीं के विकास के लिए ही बनने वाली है। तो आसान है सिलेबस को याद रखना, हितग्राहियों को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अब ये बात आ गई किसके लिए, थोड़ी सी बात हो जाती है भाई, विवाह के बाद बच्चे की ही बात आती है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, है ना, नारियों को सक्षम बनाना, तो महिला कोष का, महिला कोष के अंतर्गत, है ना, क्यों बनाया गया महिला कोष, ताकि वो अपना क्या कर सके, विकास कर सके। ठीक, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए इसके अलावा सामुदायिक सहभागिता, महिला स्वयं सहायता। महिला स्वयं सहायता के बारे में भी हमें पढ़ना है, उतना ज्यादा यहां से प्रश्न नहीं आता है, पर ठीक है, इसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू करेंगे हम लोग, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन एनालिसिस में यहां से क्वेश्चन कभी आया है, कभी नहीं आया है। ठीक है, बाकी पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां पे टोटल बात करेंगे, है ना, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा संबंधित हमारी सरकार ने क्या बनाया है, कानून बनाए हैं, है ना। तो टोटल हमारे सिलेबस में 10 कानून हैं, है ना। तो पहला होमवर्क क्या है आप लोगों का, मैं होमवर्क का बहुत देता हूं। पहला होमवर्क है कौन सा कानून है, जैसे बाल विवाह। बाल विवाह, तो बाल विवाह हमारे यहाँ बैन है, तो नाम याद करने की जरूरत नहीं। बाल विवाह को क्या करना है, प्रतिषेध करना है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन सा है, 2006-7, ऐसे याद रखना है। मतलब कानून का नाम और उसका वर्ष, ये आप लोग का, है ना, होमवर्क का क्या है, आपको कानून का क्या याद रखना है, नाम क्या है और किस वर्ष वो कानून बना है। पहला काम तो यही है, कभी भी पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ याद रखना है। दहेज हमारे यहाँ क्या है, प्रतिषेध है, तो दहेज प्रतिषेध क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। कितना, 2004 और 1961, दो नियम है यहाँ पे, है ना, 1961 और 2004 हो गया। तो बस ऐसे ही याद रखना है इसको, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना, ये सिलेबस मैं भेज दूंगा। ठीक है, नाम याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। कौन है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, ये करेंट अफेयर है, क्यों नहीं पूछ सकता एग्जाम में, बिल्कुल पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए, केंद्रीय महिला आयोग, है ना, के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो याद रखना केंद्र में जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, रेखा शर्मा। हीरोइन जी को याद कर लेना जी, रेखा जी को आसानी से याद रखा। रेखा जी क्या है, महिलाओं के लीडर है वो, बस खत्म कहानी। राज्य में कौन है ना, राज्य में कौन है, रेखा बनता कब है, पहले तो किरण बनता है, फिर क्या बनता है, जब मैं गणित मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, देखो अगर मैं छोटे छोटे डॉट्स को ऐसे मिलाता हूं, इस दिशा में मिलाता हूं, तो इसको बोलते हैं क्या, हम लोग किरण। इसको क्या बोलते हैं, किरण। जब दोनों दिशा में एरो बन जाता है तब क्या कहलाता है, मतलब ये किरण है, और छोटे छोटे डॉट्स को अगर हम दोनों दिशा में मिलाते हैं, इस दिशा में और इस दिशा में, तब ये क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। रेखा कौन है, केंद्र के महिला आयोग का अध्यक्ष। किरण कौन है, राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष, किरणमयी नायक, पूरा नाम है किरणमयी नायक, और रेखा शर्मा, याद रहेगा। तो भाई दोनों तरफ है, केंद्र है मतलब सभी तरफ जा सकता है वो, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, तो दोनों तरफ जा सकता है। राज्य है तो एक ही तरफ में जाएगा, केंद्र की तरफ जाएगा, भैया पैसा दो हमको काम करवाना है, केंद्र की तरफ जाएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे क्या, किरणमयी नायक। तो अगर आपने कोई ट्रिक बना लिया किरणमयी नायक, तो आप कभी भूलेंगे नहीं, इसको भूलेंगे नहीं, है ना। तो ऐसे कुछ चीजें आपको बनाकर रखना होगा, ताकि वो हमेशा एग्जाम में, क्योंकि देखो सिलेबस अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा है, हर चीज को याद रखना पाना संभव है क्या, बिल्कुल मुश्किल है, जटिल कार्य है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी, स्वामी विवेकानंद को याद करना पड़ेगा, है ना, बैठना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे पास समय क्या है, कम है, तो हमें कुछ ऐसे स्टाइल बनाने होंगे, ऐसे टेक्निक्स अपनाने होंगे जिससे हमारे लिए काम क्या हो, आसान हो। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ आंकड़े, है ना, यहां से बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है, सजा वगैरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किसको कितना सजा मिल सकता है ना, उसके, है ना, सजा देने वाले कौन है, कब सजा दिया जाता है और कितना सजा दिया जाता है, 2-3 बातें ही यहां से पूछा जाता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं 16, ये सब में, है ना। तो यहां ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, न्याय कौन देगा, दूसरा क्या होता है ना, किसे देगा,
किसे मिलना चाहिए न्याय? न्याय कब होगा? जब अन्याय होगा। तो अन्याय कब होता है किसी के साथ, ये पढ़ना है। न्याय कौन देगा और अन्याय किसके साथ हो रहा है और क्या अन्याय हो रहा है, उसके लिए कानून में और क्या है जी, सजा का क्या प्रावधान है। बस इतना ही 3 टॉपिक करना रहता है। कभी भी कानून में ये बेसिक 3 बातें होती है जहां दंडित वाली बातें आती है। ठीक है, बाकी तो पूरा सुरक्षा को लेकर है। अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो सभी में लगभग यही टॉपिक्स हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आज पढ़ाई की बात कर लेते हैं। कर ले। तो ये हमारा क्या था, मैंने सिलेबस के बारे में एक ओवरव्यू हमने बता दिया। ठीक है, तो लगभग आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? कितना चैप्टर्स है जी? लगभग कितने चैप्टर्स है? 9 है। 9 चैप्टर्स आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अगर हम लोग एक चैप्टर 2 दिन में करते हैं, एक चैप्टर 2 से 3 दिन में करते हैं, कोई चैप्टर तो एक दिन में 2 चैप्टर हो जाएगा, तो हमारा लगभग 10 से 20 दिन में ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। कितने मार्क्स के आएंगे? कितने मार्क्स के आएंगे? देखिए 2 पोस्ट है। एक पोस्ट क्या है, खुली भर्ती है। एक पोस्ट क्या है, खुली भर्ती है। दूसरा क्या है, परिसीमित है। दूसरा क्या है, परिसीमित है। ठीक है, खुली भर्ती के लिए कितना प्रश्न आएगा? 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक के। ठीक है, कितने चैप्टर? लगभग 10 चैप्टर। लगभग 10 चैप्टर, कितने टॉपिक? लगभग 30 से 40 टॉपिक है आपके। योजनाएं तो 10 20 30 योजनाएं हो गए, उसके बाद 10 टॉपिक और ले लो, मतलब लगभग 40 टॉपिक है। 40 टॉपिक से लगभग 20 प्रश्न आने हैं। ठीक है, परिसीमित में कितना है? सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, कितना? 60 है ना। तो प्रश्न, जितने प्रश्न है उतने ही क्या होंगे, अंक होंगे। 20 प्रश्न 20 अंक खुली भर्ती में, परिसीमित में कितना है? 60 प्रश्न 60 अंक। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज नहीं बोलेंगे, क्या इसमें किसका प्रावधान है जी? अगर रॉन्ग आंसर हुआ तो क्या मिलेगा? निगेटिव मार्क रहेगा। ये बात ना भूले। कितना है निगेटिव मार्क? 1/4, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.25। इसी को क्या बोल सकते हैं, 0.25। अब इसका मतलब आपको सजग हो जाना है। जहां माइनस मार्किंग दिखा, अब करना क्या है, मैं पूरा प्लानिंग बताता हूं। ठीक है, पिछले वर्ष की मैं बात करता हूं। पिछले वर्ष निश्चिंत रहिए, आप लोग को विशेष मार्गदर्शन करने के लिए है ना, महिला पर्यवेक्षक के टॉपर्स भी आमंत्रित हैं। वो है ना 1-2 दिनों में आपसे रूबरू होंगे, पूरी चीजें बताएंगे कि उन्होंने टॉप कैसे किया। दूसरा, महिला बाल विकास अधिकारी भी आपसे मिलने आ रहे हैं। वो सैटरडे को आएंगे, नेक्स्ट सैटरडे को, है ना। तो वो उनकी भी कुछ विशेष मार्गदर्शन की क्लासेस हम लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, है ना। एक तो आपको सैटरडे डेट याद रख लेना भाई, कौन सा तारीख है, 22 जुलाई। 22 जुलाई को महिला बाल विकास अधिकारी आपसे मिलने आएंगे, है ना। वो बताएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और क्या क्या विशेष कार्य होता है महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत, क्योंकि ये विभागीय पोस्ट है। तो जो 20 और 60 नंबर के प्रश्न है, ये महिला बाल विकास अधिकारी ज़्यादा अच्छे से आपको क्लेरिफाई कर पाएंगे। आप हर एक प्रश्न उनसे, है ना, पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं बुला रहा हूं आप लोगों के लिए किनको, जो टॉप किया था महिला पर्यवेक्षक अधिकारी में, कम से कम जो टॉप 10 में जो भी होंगे, कोई एक को मैं आमंत्रित करूंगा, ताकि आपकी समस्या ना रहे। आप अपने मन में जो भी कौतूहल है, जो भी चीजें कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, हर एक चीजें आप आसानी से उनसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो हर एक बातें बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो है ना, चलिए आगे बात करते हैं। पिछले वर्ष की अगर मैं बात करता हूं, पिछले वर्ष में कितने क्वेश्चन थे जी? कितने क्वेश्चन थे पिछले वर्ष की? अगर बात करूंगा, सिलेबस चेंज हुआ है, 100 क्वेश्चन थे। कितने मार्क्स? 200 मार्क्स थे। अगर मैं बात करता हूं खुली भर्ती की, कट ऑफ की, कितने पोस्ट थे पिछले साल? 2021 की बात कर रहा हूं, कितने पोस्ट थे? लगभग 100 पोस्ट थे। कितने पोस्ट थे? 100 पोस्ट थे। ठीक है, अब 100 पोस्ट में अगर कट ऑफ की हम बात करेंगे तो कट ऑफ कितना गया था? कितना गया था? अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो लगभग 140 के आसपास गया था कट ऑफ। किसका? 200 मार्क्स में 140 के आसपास लगभग कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, इसका ये मतलब है आप 140, 200 का 140 निकालिए, कितना परसेंट होता है? 140। लगभग मैं ले रहा हूं ना, ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। ठीक है, ज्यादा दिक्कत ना आए, है ना। मतलब परसेंट में निकालेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम लोग, 100। 20 एकम 20 पंचे 100, 14 पंचे कितना, 70%। अगर किसी व्यक्ति का 70% मार्क्स आता है, इसका मतलब वो सेलेक्ट है। आप रैंक 1 लाओ चाहे रैंक लास्ट लाओ, पोस्ट तो वही मिलना है, काम भी वही होना है। समझ में आया क्या? सभी को वही काम करने, सभी को वही पोस्ट मिलना है। अब आपको प्लानिंग क्या करनी होगी? प्लानिंग क्या करनी होगी? हमें लाना है मिनिमम गिरे हालत। आने वाले समय में कट ऑफ कम हो जाएगा। क्यों?
पहले 100 पोस्ट था, अभी कितना है जी, अभी कितना है 440 पोस्ट है, 4 गुना है, मतलब कटअप और क्या होगा, थोड़ा कम जाएगा। पोस्ट की संख्या बढ़ गई है, इसका मतलब कटअप लगभग थोड़े बहुत तो कम जाएंगे। दूसरा, कटअप केवल पोस्ट नहीं बताते, कटअप डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन का लेवल कैसा, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर टफ आया मतलब याद रखना, एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। ध्यान में रखना, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ये चीजें जरूर ड्रॉ करके रखिएगा। पेपर 3 नेचर में मिलते हैं, पेपर के 3 नेचर होते हैं। पहला क्या होता है, पेपर क्या होता है, इजी होता है। दूसरा क्या होता है, मॉडरेट होता है, मॉडरेट मतलब ना इजी है ना टफ है। तीसरा क्या होगा, हार्ड। ये 3 लेवल में ही मिलेगा, याद रखना, इस चीज को कभी मत भूलना, लगभग हर एग्जाम में ये काम करेगा। अगर पेपर इजी आया तो आपको टारगेट बनाना है कितना, 80% मार्क्स का, 80% मार्क्स का आपको टारगेट बनाना होगा। कारण थोड़ी बहुत मानव है, हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, है ना। आपको अगर पूरा पेपर का आंसर भी दे दूं ना, अगले दिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कुछ ना कुछ गलती जरूर करके आएंगे। ये मानव टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें यही तो बताता है ना कि हम मानव मशीन नहीं है। क्योंकि भाई मशीन गलतियां नहीं करती, मानव क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। तो 80% टारगेट लेकर चलना है। मॉडरेट मतलब 75% टारगेट। अगर पेपर हार्ड आया तो कितना, 70% टारगेट। ये आपके सिलेक्शन का राज होगा। इसका मतलब हमें 100% पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं है, इतने में सिलेक्शन होता है। आप कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर रिजल्ट उठा के देखिएगा, आपको बिल्कुल सिलेक्शन इतने परसेंट में ही मिलेगा। इसका मतलब मुझे पूरे सिलेबस का लगभग 80 से 85% सिलेबस को पढ़ना है। समझ में आया। सिलेक्शन करने के लिए आपको तरीका बता रहा हूं, अब सिलेक्शन चाहिए ना आपको, एक तरीका बता रहा हूं। आप लगभग 80 से 85% का अपना क्या बनाइए, सिलेबस बनाइए, जिसको मुझे कंप्लीट करना है। कुछ पोर्शन को आप छोड़ दीजिए जो आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं बैठती है। मतलब सिंपल सी बात है, आप 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला। मतलब सिंपल सी। और छोड़ना क्यों है जी, याद रखना, छोड़ना है ना, कितना क्वेश्चन, 10 से 15 प्रश्न बिल्कुल आप छोड़ देना जो नहीं आता है। कारण मत बनाना, भूल के भी मत बनाना। 10 क्वेश्चन तो जानबूझ के दिया जाता है कि आप बना मत पाओ, आप निगेटिव करके आओ। तो एग्जाम में याद रखना 10 से 15 क्वेश्चन तो छूना नहीं, क्योंकि भैया उतने में सिलेक्शन है तो क्यों जबरदस्ती का गलत करना। क्योंकि यहां क्या है, माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग। लोग सोचते हैं 1/4 से क्या होगा, 1/4 से लोगों का कैरियर भी बदल जाता है ना। एक गलत होने से 1/4 नंबर का नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है सामने वाला का वही क्वेश्चन 100 सही हो गया तो उसका कितना प्लस हो जाएगा, उनका तो आपसे है ना, उनका तो 1 नंबर मिलेगा भी, और प्लस आपका 0.25 कटा है तो है ना, उनसे कितना बढ़ जाएंगे आप, या वो आपसे कितना बढ़ जाएगा, 1.25 नंबर सीधा आगे हो जाता है। 1 नंबर मिलना भी था ना, वो तो मिला नहीं, उल्टा क्या हो गया, कट गया। मतलब सामने वाले बंदे का अगर सही हो गया एक क्वेश्चन और हमारा गलत हो गया तो इतने का नुकसान होता है 1.25 का। लोग सोचते हैं 0.25 से क्या होगा, जी नहीं, 0.2 मिलना भी तो था, मिलने वाला मिला नहीं, ऊपर से जो हमारे पास था जेब में, वो जिस दिन लोगों को ये एहसास होगा ना जेब से मेरे जा रहा है, उस दिन लोग गलत करना छोड़ देंगे। तो निगेटिव नहीं करना है, आप बिंदास होके 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए तो आज मैं बात करूंगा केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, केंद्र सरकार की जैसे योजना है, जैसे पोषण अभियान को लेकर हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा चर्चा करते हैं। स्टार्ट करें फिर, चलिए पहला टॉपिक नोट डाउन करेंगे, है ना, पोषण अभियान। पोषण अभियान, ठीक है। इसके बाद जब पोषण अभियान और पूरक पोषण कार्यक्रम जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, उसके बाद पढ़ेंगे क्या, पोषण मिशन 2.0 के बारे में मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। वो 2022 से क्रियान्वित है हमारे भारत देश में। ठीक है, चलिए बात करते हैं पोषण अभियान क्या है और कहां से आया, है ना। तो इस बारे में हम लोग पूरा डिटेल बात करते हैं। ठीक है, सभी लोग रेडी है, चलो। पोषण अभियान, तो इसे अगर सबसे पहला चीज, इसका फुल फॉर्म जानते हो क्या आप लोग? पहला प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ गया, पोषण का क्या अभिप्राय है, पोषण का क्या अर्थ है, इंग्लिश में लिखिए, पोषण को लिखिए इंग्लिश में, POSHAN लिख लिए। इसका अभिप्राय क्या है, तो पोषण का एक फुल फॉर्म होता है P फॉर जी
पोषण का एक क्या मिलेगा आपको, है ना, अभिप्राय मिलेगा। पी फॉर कौन लागू कर रहा है इसको, भारत। कौन लागू कर रहा है इसको, भारत। भारत में सरकार का प्रमुख कौन है, कौन है, प्रधानमंत्री। कौन है, प्रधानमंत्री। तो पूरा देखो, तुरंत के तुरंत याद रखना है, ठीक है। ओवर, है ना, ऑर्चिंग। दूसरा ओ फॉर क्या है, ओवर ऑर्चिंग, ओवर ऑर्चिंग, ठीक है। नाम याद करते जाइएगा, मेरे साथ याद करते जाइएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओवर ऑर्चिंग, ठीक है। पी फॉर प्रधानमंत्री, ओ फॉर ओवर ऑर्चिंग। एस का मतलब क्या जी, एस का मतलब क्या है, स्कीम। एस का मतलब क्या है, स्कीम है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, नोट करते जाइए, याद करते जाइए। एस का मतलब क्या है, स्कीम। ए है ना, एच ए का मतलब क्या है, हॉलिस्टिक। यहां पे लिख लेना फॉर, फॉर हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक, है ना। एन का मतलब क्या है, एन रिलेट करता है किसको, एन का मतलब है न्यूट्रिशन, है ना। एन का मतलब है क्या, न्यूट्रिशन। तो ध्यान में रखिएगा, है ना, प्रधानमंत्री, पीएम ओवर ऑर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, यही पोषण का क्या है, फुल फॉर्म है। बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। दूसरा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाते हुए बताया, यही जो न्यूट्रिशन है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोषण बोलते हैं। यही क्या बोलते हैं इसी को, पोषण, है ना। और पोषण का मतलब क्या, हमारे शरीर में किसका होना, किसका होना, पोषक तत्व का होना। और मैंने बताया हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो मैंने बताया था, क्या ट्रिक बताया मैंने, सी वी वी और पी के। सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, सी फॉर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। वसा है, वी फॉर क्या है, विटामिन है, वी फॉर क्या है, विटामिन है। पी फॉर क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। के फॉर क्या है, खनिज है। तो यही चीजें तो हमें पढ़ना है ना। अब इन चीजों की पूर्ति करने के लिए, है ना, क्या क्या चीजें हमें जरूरत रहेंगी, ठीक। चलिए, तो ये हमने बात कर दिया पोषण का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एक बार बता सकते हैं, बताइए। पी फॉर पीएम, ओ फॉर ओवर ऑर्चिंग, ओवर ऑर्चिंग, ओ फॉर ओवर ऑर्चिंग। एस फॉर स्कीम, एस फॉर स्कीम। एच फॉर हॉलिस्टिक, एच फॉर हॉलिस्टिक, है ना। एन फॉर न्यूट्रिशन। मतलब आपको एच ए याद रखना है, एच ए का मतलब होता है क्या, हॉलिस्टिक, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखना। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, यहां कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। एक बार रीड करेंगे, ऑटोमेटिक चीजें बन जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसे लाया कब गया, ध्यान में रखना। दूसरा चीज, कब प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन प्रारंभ हुआ। मेरा प्रश्न है, कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, बता सकते हैं कब मनाया जाता है। इसे प्रारंभ किया गया कब, 8 मार्च को प्रारंभ किया गया। वर्ष कौन सा है, 2018, 8 मार्च 2018 को प्रारंभ किया गया है। और याद रख लेना एक बात है कि 8 मार्च को हम मनाते क्या हैं, तो हम क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ध्यान में रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्या मनाते हैं, महिला दिवस पता है। संचालन, ध्यान में रखिएगा, या इसे बोल सकते हैं नोडल, नोडल एजेंसी कौन है इसका। कभी कभी शब्दों के साथ प्रश्न पूछा जाता है ना, ध्यान में रखिएगा। नोडल एजेंसी कौन है, नोडल एजेंसी मतलब इसको एग्जीक्यूट करने वाले, है ना, डिपार्टमेंट का नाम बताइए। क्या नाम है, बता सकते हो, क्या नाम है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एजेंसी का नाम क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, याद रखना है। पोषण, है ना, पोषण जो हमारा अभियान है उसका क्रियान्वयन कौन करते हैं, तो यही करते महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करते हैं। मुझे बताइएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये तो छत्तीसगढ़ में भी है, और ये मंत्रालय कहाँ है, इंडिया में भी है, और कहाँ है जी, छत्तीसगढ़ में भी है। तो आपको कम से कम इस मंत्रालय के जो हेड हैं, हेड मतलब कौन,
मंत्रालय का प्रमुख कौन क्या कहलाते हैं? मंत्री कहलाते। तो मंत्री कौन है बता सकते हैं? केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? कौन है? याद रखना, महिला होंगे, नाम ही महिला है तो महिला होंगे, यहां तो कोई शक वाली बात नहीं है। कौन है महिला के? कोई बड़े मंत्री का नाम बताइए। अब है ना, एक का नाम तो सुनते होंगे, निर्मला सीतारमन जी, वो तो है नहीं, वो तो वित्त मंत्री है, उनको गायब कर दो। इसके अलावा और किस मंत्री का नाम जानते हैं आप केंद्र में? कोई है? ऑनलाइन वाले आप लोग बिल्कुल चैट में बता सकते हैं। कौन है जी? चलिए समय को बर्बाद नहीं करूंगा मैं। स्मृति ईरानी, नाम तो सुने होंगे ना। स्मृति ईरानी जी क्या है? केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम क्या नाम है? अनिला भेड़िया। अनिला भेड़िया कहाँ कौन से विधानसभा से है ये विधायक? हाँ, डोंडी, डोंडी विधानसभा से है, डोंडी विधानसभा। याद रखना एसटी सीट है ना, डोंडी विधानसभा क्या है? एक एसटी सीट है। जब आप सीजीपीएससी की तैयारी करेंगे तो हर एक चीजें पढ़नी होती है, कौन से एरिया से, कहां से है, कितना है ना, तो सीजीपीएससी में हमें पूरी चीजें पढ़नी होती है। देखिए क्वेश्चन का लेवल काफी टफ है, अगर देखेंगे ना तो काफी डिटेल तक आया हुआ है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसका रिपोर्ट कौन तैयार करते हैं? इसका रिपोर्ट कौन तैयार करते हैं? याद रखिएगा, इसका रिपोर्ट कौन तैयार करते हैं? नीति आयोग। कौन करते हैं? नीति आयोग क्या करते हैं? इसका रिपोर्ट तैयार करते हैं। याद रखिएगा, है ना। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद याद रखिएगा प्रति 6 माह में, प्रति 6 माह में ये किसको सौंपते हैं? प्रति 6 माह में पीएमओ ऑफिस को सौंपते हैं, इनको सौंपते हैं। कौन कौन सौंपते हैं जी? नीति आयोग। अब नीति आयोग का तो काम बहुत बड़ा है ना। नीति आयोग का क्या है? काम बहुत बड़ा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब बच्चों का सही विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया? एक फिर से काउंसिल बनाया गया, उसका नाम है एनसीआईसी। एनसीआईसी ये एक काउंसिल है, ध्यान में रखिएगा। मैं लिख देता हूं इसका पूरा नाम, नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज एनसी रहेगा, आईएनसी करके, एनसीआईएनसी है ना, इंडियाज नेशनल न्यूट्रिशन चैलेंजिंग चैलेंज लिख लो, है ना। ये याद रखना है आपको, ठीक है। न्यूट्रिशन चैलेंज मतलब सिंपल सी बात है, इंडिया में जो पोषण का क्या है, जो कुपोषण का जो क्या है चैलेंज है, उसको देखरेख करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए और एक समुचित रिपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि भाई नीति आयोग को तो ऐसे ही बहुत सारा काम है ना, तो ये सब करने के लिए क्या बनाया गया? एक काउंसिल बनाई। ये काउंसिल किसने बनाया? नीति आयोग ने बनाया, है ना। नीति आयोग ने काउंसिल बना दिया कि भैया आप सब काम करिएगा। काउंसिल का नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंज। तो याद रखना, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है एग्जाम में, है ना, तो ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा। चैलेंज है, शुरू में क्या है? चैलेंज है। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी होता है ना, आईएनसी। तो आईएनसी शब्द तो ऐसे ही याद रहेगा, है ना, इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंज, ठीक है। ये करता क्या है? ये अपना समुचित रिपोर्ट बनाता है, देखता है, मॉनिटर करता है, अलग अलग कार्य करते हैं वहां के कि भाई इतने आहार इनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, अपने नोडल एजेंसियों के माध्यम से करते हैं, ठीक है। उतना डिटेल यहां जाने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजों को मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब अगर आपको गलती से कहीं प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा भाई? एनसीआईएनसी के चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन मतलब समझते हो ना, कौन जी? अध्यक्ष या प्रेसिडेंट, या इसी के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? प्रेसिडेंट, चेयरमैन या अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं नीति आयोग के कौन? उपाध्यक्ष। याद रखिएगा, है ना। इसका बता रहा हूं मैं, किसका? एनसीआईएनसी, अलग से पेज में लिख रहा हूं, एनसीआईएनसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा कौन होते हैं? हाँ, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। कौन होते हैं? हमेशा नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, ध्यान में रखिएगा।
अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा नीति आयोग के बारे में, तब इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। कौन है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये याद रख लेना भाई, कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी, ये है आपके नीति आयोग के क्या है? उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में, थोड़ा सा डिटेल जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म जानते हो? चलो होमवर्क का लिख लो फिर, हर एक चीज का फुल फॉर्म बताऊंगा तो गलत हो जाएगा, है ना। आप लोग ऐसे में थोड़ा मेहनत नहीं करोगे, मेहनत करना भी जरूरी है। ठीक है, अपने से भी कुछ मेहनत कीजिए। नीति का फुल फॉर्म मुझे कल बताइएगा, मैं बिल्कुल कल सभी से पूछूंगा। ऑनलाइन वाले भी तैयार रहेंगे, मैं सभी से प्रश्न करता हूं। ठीक है, पढ़ना है तो पूरी ईमानदारी और शिद्दत से पढ़िए, अदरवाइज घर में चूल्हा चौका है ना, गोबर कचरा करना है और खेत जाना है और मनरेगा में 221 रुपए लेना है ना, बस इतना ही रहेगा। अगर नहीं पढ़े तो वही काम बचेगा भाई। अगर पढ़ना है तो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करो, दिखावे के लिए तो मत ही करो, अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन है, बताया ना। ठीक है, क्या क्या करना है वो तो चलिए बात करते हैं। मजदूर बनना है तो मजदूर बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप चयन करेंगे ना, तो आपने ठान लिया पढ़ना है मतलब पढ़ना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, बता सकते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ। फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना भाई, मैं हर एक चीजें नहीं बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होंगी, है ना, छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। मतलब मुख्य सचिव ना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ मतलब मुख्य कार्यपालन अधिकारी। हिंदी में भी लिख लेता हूं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ये 3 नाम याद रखना। ये कौन है? याद रखना, कभी भी नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? पीएम होते हैं। अब कोई भी बने प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है? मैंने अभी बताया, तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष है ये सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। सीईओ कौन है? अभी हाल ही में चेंज हुआ है, करंट अफेयर का टॉपिक है ना, सुब्रमण्यम। कौन है? सुब्रमण्यम साहब क्या है? सुब्रमण्यम, ये क्या है? सीईओ है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बस सर 5 मिनट रुकिए, मैं आता हूं। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन? सुमन बेरी। सुमन बेरी और है कौन? कौन है? चेयरमैन है किसके? एनसीआईएनसी के क्या है? चेयरमैन है। कुछ नहीं करना, घर में जाकर जितना बताना ना उतने को एक बार रिवाइज कर लेना, इतना अपने आप में बहुत बड़ा कंटेंट है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। चलिए थोड़ा समय और आगे लेकर जाता हूं, ये कहां से आ गया, चलिएगा थोड़ा समय आगे लेकर जाता हूं, है ना। अब इसे लागू करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या बनाया? लागू। अब मैं बात करता हूं, लागू करना था इसे, किसे? पोषण अभियान को। पोषण अभियान को लागू करना था तो इसे 2 चरण में लागू किया गया। कितने चरण में? 2 चरण में लागू किया गया। याद रखेगा, जो पहला चरण था, पहला चरण में 315 जिला का चयन किया गया, है ना। पहले चरण में कितना जिला? भारत के 315 जिला का क्या किया गया? चयन किया गया कि इसे पोषण अभियान को हमें भारत के इतने चरणों, है ना, इतने जिलों में लागू करना है। ठीक है, दूसरे चरण में जब प्रारंभ किया गया, है ना, 2018 में ही हुआ दोनों चरण, पर पहले इतने जिलों में लागू किया गया 315 जिला, दूसरे चरण में 268 जिला में इसे क्या किया गया? लागू किया गया। ये भारत का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। अगर छत्तीसगढ़ का नोट करना है तो छत्तीसगढ़ का भी नोट कर लीजिए, है ना। ये मैं बता रहा हूं किसका? इंडिया का है। ये किसका है? इंडिया का है। अगर मैं बताता हूं छत्तीसगढ़ का, तो याद रखना 315 में से 12 जिला, छत्तीसगढ़ के 12 जिला में इसे क्या किया गया? लागू किया गया पहले चरण में। ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो पूरे भारत में कितना? 315। पूरे भारत में कितना? 315। ठीक है ना। पूरे भारत में के दूसरे चरण में कितना? 268। तो याद रखिए, पहला 315, दूसरा 268, 3-4 बार बोलिए, 315 268, 315 268। पहला चरण 315, दूसरा चरण
268, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आज का काम है आज करिए, कल के लिए बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना कल के लिए भाई। कल के लिए तो हमें और भी काम करने हैं ना, दूसरा काम करना है, तो उसके लिए रखो। छत्तीसगढ़ के कितने जिले में पोषण अभियान लागू किया गया? 12, है ना। 2018 में हमारे पास कितने जिले थे? 27 जिला था, तो बचा कितना? बचा कितना? 15 जिला। टोटल कितने जिले हो गए छत्तीसगढ़ के? 27 जिले। और 2018 में छत्तीसगढ़ में कितना जिला था? अगर मैं 2018 की बात करूंगा तो 2018 में लागू किया गया इसे, तो छत्तीसगढ़ में उस समय जिले कितने थे जी? 27 तो जिला था, है ना। तो 15 और 12 कितना हो गया? 27 जिला। वर्तमान में ये कितने जिले में लागू है? वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू है बताइए वर्तमान में? अरे भैया जहां जहां आंगनबाड़ी है वहां वहां लागू। आंगनबाड़ी तो सब जिला में है, इसका मतलब कितना जिला? 33 जिला। वर्तमान में कितना जिला में लागू है? 33 जिला में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जरूर याद रख लेना भाई। चलिए अगर मैं बात करता हूं आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी अभी नाम आया ना आंगनबाड़ी के बारे में, तो थोड़ा सा बहुत आंकड़े आप लोग याद कर लीजिएगा। आंगनबाड़ी कितने होते हैं? कितने प्रकार के आंगनबाड़ी होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? कौन कौन से 2 प्रकार के आंगनबाड़ी होते हैं जी? बिल्कुल सही। एक होता है आंगनबाड़ी, दूसरा होता है मिनी आंगनबाड़ी, ठीक है। अब आंगनबाड़ी को पढ़ना है तो 2 तरीके से पढ़ना, 2 तरीके से पढ़ना, ठीक है। एक क्या जो स्वीकृत है, स्वीकृत है मतलब जितना होना चाहिए था, पर संचालित मतलब जितना वर्तमान में चल रहा है। ये दोनों आंकड़े याद रखना है। टोटल कितना है? टोटल कितना है तो याद रखना 52,474। कितने स्वीकृत है टोटल आंगनबाड़ी छत्तीसगढ़ में? ये मैं छत्तीसगढ़ का बता रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का डाटा है ये बिल्कुल याद रखने लेना। 2022-23 का क्या है? ये डाटा है। याद कैसे रखेंगे? 52,474, 52, है ना, याद होगा 52,474। आंगनबाड़ी क्या है? स्वीकृत है। आंगनबाड़ी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक है क्या? आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, और दूसरा क्या है? मिनी। दूसरा क्या है? मिनी आंगनबाड़ी। शॉर्ट में लिख दूं मैं, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, ये दूसरा है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो टोटल कितना है? 52,474, है ना। तो इसको ऐसे ही याद रखिए, याद रखने में इजी होता है। 52,474 2-3 बार बोलेंगे जरूर याद होगा, ठीक है। 52,474, उसमें से देखिए 4 3 बार क्या? 6 0। याद रखने का तरीका, आपको आंकड़े याद रखना है। 4 3 बार 6 और 0। इतने आंगनबाड़ी क्या है छत्तीसगढ़ में स्वीकृत है, इतने आंगनबाड़ी क्या है? स्वीकृत है। जबकि मैं बात करूंगा मिनी आंगनबाड़ी कितने स्वीकृत है तो 58-14। कितने स्वीकृत है? 58-14। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। टोटल आंगनबाड़ी कितने स्वीकृत है? 52,474। 52, दिमाग में थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए, याद कीजिए 52,474। 4 666 0, ये क्या है? हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। मिनी आंगनबाड़ी कितने हैं? 58-14, 58-14, दोनों में 3-3 का अंतर है भाई, देख लो। 58-14, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 58-14, ठीक है। कितने चल रहे हैं तो चल कितने रहे याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 47,189 क्या है? आंगनबाड़ी संचालित हो रहे हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा। 47,189, 47,189, ठीक है। जिसमें से क्या मिलेंगे? जिसमें से क्या मिलेंगे? आंगनबाड़ी केंद्र मिलेंगे, और दूसरा क्या मिलेगा? मिनी आंगनबाड़ी केंद्र मिलेगा, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र मिलेगा। अब इसकी संख्या कितनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा है, मैं बताऊंगा हमारे छत्तीसगढ़ में किस जिले में सर्वाधिक है। हर एक जिले का डाटा याद कराऊंगा मैं, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल याद होगा, साथ में चलते जाइए, याद होते भी जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र कितने? 47 है, 47,186 189 है। 46,140 क्या है भारत में? 46
140। ठीक है, 46 140 क्या है? छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में क्या है? आंगनबाड़ी है। मिनी आंगनबाड़ी कितना है? 5654। कितना है? 5654। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मिनी आंगनबाड़ी कितना है? 5654। ठीक है, एक बार चलिए फिर से दोहराते हैं। 52 474। ठीक है, 52 474। 2-3 बार करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आंगनबाड़ी कितने स्वीकृत है छत्तीसगढ़ में? 4660। कितने मिनी आंगनबाड़ी स्वीकृत है? 5814। बिल्कुल सही। कितने आंगनबाड़ी संचालित है छत्तीसगढ़ में? 47। हाँ, 189। बहुत बढ़िया। ठीक है, कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है? आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? वो कितना है? 47। 47 में एक कम करो थोड़ा। हाँ, 46 140। 46 140। ये तो याद रखा। मिनी आंगनबाड़ी अगर इसको याद कर लो, इसमें इसको माइनस कर देना भाई। 56, ये तो याद रखना। 5654 इजी है याद करना। इसमें इसको माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, कोई एक आंकड़े याद रहे, अपने आप दूसरा आंकड़ा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आंकड़े याद कर लेना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग, मैं कल बताऊंगा पोषण अभियान में लाभार्थी कौन है ना, पोषण अभियान में कितना खर्चा करते हैं और कहां कहां खर्चा करते हैं, उसका पैसा कहां से आता है ना, किन किन जगहों में और किस तरीकों से इसको खर्च किया जाता है, हर एक बातें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले ठीक है, क्लियर हुआ जी? कोई बातें मैसेज कर सकते हो ना आप लोग, चैट सेक्शन ओपन रहता है। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्डेड भी रहेगा है ना, आप लोग भी बाद में देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इसका पीडीएफ भी हम लोग बिल्कुल आप लोगों को शेयर करेंगे। तो कोई मेहनत आप लोग को नहीं करना है, आपको मेहनत केवल यही होनी चाहिए, समझना है और दिमाग में बैठाना है, क्योंकि एग्जाम में दिमाग लेकर जाएंगे, कोई और चीज लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इतना कर लेते, मैं आप लोग को भेज दूंगा है ना। फाइल कहाँ पे सेव होता है वो मैं बता दूंगा, हम लोग कहाँ अपलोड कर देते हैं ना, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है।